सोचो, अगर आप किसी ऐसे देश में हो जहां 90% लोग गरीबी में जी रहे हो और सिर्फ 40 साल बाद वही देश दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, तो क्या आपको विश्वास होगा? चाइना एक ऐसा देश है जिसका नाम सुनते ही दुनिया की पावरफुल और एडवांस कंट्रीज याद आते हैं। लेकिन सिर्फ 1970s में यही चाइना था जहां भुखमरी, बेरोजगारी और अंधविश्वास ने देश को ऑलमोस्ट कोलैप्स कर दिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? कैसे सिर्फ 30-40 साल में चाइना ने पॉवर्टी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया? कैसे एक डेवलपिंग देश ने दुनिया के इकोनॉमी मैप को हिला दिया? 1978 में चाइना का ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% था, आज वो 18% से ज्यादा है। 1995 में चाइना की जीडीपी थी $0.73 ट्रिलियन। 2024 में वही जीडीपी है $17.7 ट्रिलियन, यानी 23 टाइम्स से भी ज्यादा ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात, 750 मिलियन लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला गया। वर्ल्ड बैंक ने इसे सबसे सक्सेसफुल पॉवर्टी रिडक्शन एफर्ट कहा है पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। और डेवलपमेंट सिर्फ नंबर तक सीमित नहीं था। 1995 में सिर्फ 20 बिल्डिंग्स थी जो 200 मीटर से ऊपर थी। 2025 तक चाइना के पास सबसे ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स हैं, दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा। और रेलवे 2008 में हाई स्पीड रेल का 1 किलोमीटर ट्रैक भी नहीं था। आज चाइना के पास 42,000 प्लस किलोमीटर का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, दुनिया में नंबर 1। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इंडिया और चाइना की जीडीपी 1980s तक ऑलमोस्ट बराबर थी, तो आज चाइना 17 ट्रिलियन पर कैसे पहुंच गया? और इंडिया ने मिस क्या किया? क्या सीख सकता है भारत चाइना के मॉडल से? सोचना मुश्किल है, लेकिन चाइना जैसा सुपर पावर भी कभी कितना कमजोर था कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। ये कहानी शुरू होती है 1949 में, जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक नए देश का आगाज किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। उस वक्त देश जंगों, इन्वेजन और सिविल वॉर से इतना थक चुका था कि लोग सिर्फ एक चीज चाहते थे, एक बेहतर जिंदगी। ब्रिटिशों के एक्सप्लॉयटेशन, जापानीज अटैक और खुद अपने लोगों के बीच सिविल वॉर ने चाइना को अंदर से चूर चूर कर दिया था। लेकिन नए सिस्टम के साथ लोगों में एक उम्मीद जागी थी कि शायद अब सब कुछ बदलेगा। इस नए देश के नेता थे माओ जेडोंग। माओ का विजन था चाइना को एक ताकतवर देश बनाना, लेकिन बिना कैपिटलिस्ट सिस्टम अपनाए। वो चाहते थे कि चाइना बिना अमेरिकी जैसे मॉडल के भी इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाए। और इसी सपने के तहत उन्होंने लॉन्च किया 1958 में एक एम्बिशियस प्लान जिसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। नाम तो बड़ा ही इंस्पिरेशनल था, लेकिन ग्राउंड पर जो हुआ वो एक डिजास्टर बन गया। माओ ने एग्रीकल्चर को पूरी तरह कलेक्टिवाइज कर दिया, मतलब सभी जमीनों को सरकारी बना दिया गया और हर किसान को कलेक्टिव फार्मिंग में काम करने के लिए कहा गया। कोई भी अपनी जमीन पर अकेले काम नहीं कर सकता था। फार्मिंग की आज़ादी छिन गई थी। इसके साथ ही माओ ने एक और अजीब आइडिया दिया कि गांव के लोग स्टील बनाएंगे। छोटी छोटी फर्नेसेस लगाकर उन्होंने सोचा कि अगर हर गांव स्टील बनाए तो पूरा देश इंडस्ट्रियलाइज हो जाएगा। लेकिन किसानों को फार्मिंग छोड़कर जब जबरदस्ती स्टील बनाने भेज दिया गया तो ना स्टील अच्छा बना, ना खेती बची। जो कुछ भी उगता था उसका झूठ बोलकर, डेटा बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्ट किया गया। सरकार को लगता था सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन असल में लोग भूख से मर रहे थे। फसल बर्बाद हो चुकी थी और सरकारी राशन भी काफी नहीं था। ये सब मिलाकर हुआ एक महाकाल, एक भयानक अकाल, जिसमें 30 से 45 मिलियन लोगों की जान चली गई। इतना बड़ा संकट किसी जंग में भी नहीं आया था। ये ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मैन मेड भुखमरी थी। एक पूरा देश भूख का शिकार बन गया था। जब लोगों ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए, जब उनका विश्वास कम होने लगा, तो माओ ने 1966 में एक और कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था कल्चरल रेवोल्यूशन। नाम से तो लगता है कि कोई सांस्कृतिक उत्थान होगा, लेकिन असल में एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसमें माओ ने अपने क्रिटिक्स को खत्म करने का रास्ता निकाला। इसका नारा था, पुराने विचारों को मिटाओ, नए चाइना का निर्माण करो। लेकिन इसके चलते पूरे देश में अराजकता मच गई। स्कूल और कॉलेजेस भी बंद हो गए। टीचर्स और साइंटिस्ट को दुश्मन घोषित कर दिया गया। उन्हें सड़कों पर बेइज्जत किया गया। ओल्ड टेम्पल्स, बुक्स, आर्ट सब कुछ तोड़ दिया गया। यंग स्टूडेंट्स को रेड गार्ड्स बनाकर उन्हीं के टीचर्स के खिलाफ भेज दिया गया। जो भी पुरानी सोच या कला का समर्थक था
उसे रिएक्शनरी बोलकर जेल में डाल दिया जाता था। पूरा देश एक साइकोलॉजिकल वॉर जोन बन चुका था। उस वक्त का चाइना कुछ ऐसा था, हर तरफ साइकिल्स दिखाई देती थी क्योंकि कार्स सिर्फ सरकारी अफसरों के पास होती थी। सब कुछ राशन से मिलता था, चावल, सब्जी, तेल सब कूपन के बदले में मिलता था। लोग एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक जैसे बाल बनाते थे और रेडियो या बाइसाइकिल जैसे चीजें लग्जरी मानी जाती थी। किसी के पास अपना घर नहीं था, सब कुछ सरकारी होता था, जमीन भी, मकान भी और आपकी जॉब भी। 1976 में जब माओ जेडोंग की मृत्यु हुई तब चाइना की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पूरी दुनिया ने उसे एक इकोनॉमिकली फेल्ड स्टेट मान लिया था। ना इकोनॉमी बची थी, ना कल्चर और ना ही लोगों का मोटिवेशन। देश के पास पैसा नहीं था, इंडस्ट्री नाम के लिए थी और लोगों में सिर्फ निराशा थी। लेकिन इस सब के बीच एक चीज थी, वो थी उम्मीद। माओ के एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स ने ना सिर्फ देश की इकोनॉमी को बर्बाद किया बल्कि लोगों का भरोसा भी हिला दिया। लेकिन इसी अंधेरे में एक ऐसा लीडर उतरा जिसने चाइना के फ्यूचर की दिशा बदल दी, डेंग ज़ाओपिंग। डेंग एक डिक्टेटर नहीं थे, लेकिन उनका विजन क्रिस्टल क्लियर था। अगर चाइना को बचाना है तो सिस्टम को बदलना होगा। उन्होंने एक बात बोली जो चाइना के नए दौर की पहचान बन गई, इट डजंट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। मतलब ये कि सिस्टम चाहे कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट, अगर वो गरीबी मिटा सके तो वही सही है। 1978 में डेंग ने एक हिस्टोरिकल पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम था रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप। इसका मकसद था कि चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्न बनाना और बाहर की कंपनीज को अट्रैक्ट करना। सबसे पहला फोकस एग्रीकल्चर पर था। माओ के जमाने में सभी खेती कलेक्टिवाइज थी, यानी सब कुछ सरकारी था, कोई अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकता था। डेंग ने ये स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा, लेकिन एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम कहा गया। फार्मर्स को उनकी जमीन पर काम करने के लिए लॉन्ग टर्म लीज दी गई। उन्हें ये छूट मिली कि किस क्रॉप को उगाना है, कैसे बेचना है और जो भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो उसे कहीं भी बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहली बार चाइनीज किसानों ने महसूस किया कि उनकी मेहनत का सीधा फायदा उन्हें मिल रहा है और इसका असर तुरंत दिखा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डबल होने लगी। उसके बाद डेंग ने पूरी एनर्जी लगाई इंडस्ट्री में। माओ के टाइम में इंडस्ट्री सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर थी, इनएफिशिएंट और स्लो। डेंग ने इन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में रिफॉर्म्स लाए। कुछ इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइजेशन की छूट मिली और छोटी मोटी फैक्ट्रीज को अपना मुनाफा रखने की इजाजत मिली। लोगों ने पहली बार समझा कि प्रॉफिट्स कमाना एक पॉजिटिव चीज है, गुनाह नहीं। काम करने वालों को भी नई फ्रीडम मिली। वो डिसाइड कर सकते थे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना बनाना है, किस रेट पे बेचना है। जब इंसेंटिव मिला तब काम भी तेजी से बढ़ने लगा। ये डेवलपमेंट सिर्फ पेपर पर नहीं था। गवर्नमेंट्स ने इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए, हाईवेज और रेलवेज एक्सपैंड किए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी रिलायबल बनाया। सब कुछ एक ही गोल के लिए, चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाना। टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल्स जैसे सेक्टर में चाइना ने रिकॉर्ड स्पीड से ग्रोथ की। जहां माओ के टाइम पे लोग जॉब के लिए तरस रहे थे, अब नए शहरों में रोजगार के मौके बढ़ने लगे। एजुकेशन भी डेंग का विजन का कोर पार्ट था। माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान स्कूल्स बंद कर दिए गए थे, लेकिन डेंग ने पहला काम किया कि उन स्कूलों को दोबारा खोला। उन्होंने माना कि अगर यूथ एजुकेटेड नहीं होगा तो डेवलपमेंट सिर्फ सपना ही रहेगा। 1980 के बाद चाइना ने कंसिस्टेंटली एजुकेशन पर खर्च बढ़ाया। यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च सेंटर में इन्वेस्टमेंट हुआ। लाखों स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज जैसे यूएस, यूके और यूरोप भेजना शुरू किया गया। जब ये स्टूडेंट्स वापस आए, उन्होंने नए टेक स्टार्टअप्स, R&D लैब्स और ग्लोबल लेवल कंपनी शुरू की। आज चाइना हर साल लगभग 1 करोड़ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें से ज्यादातर साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं। इसी वजह से अलीबाबा, UI, बैडू और BYD जैसे ग्लोबल टेक नाम उभर कर रहे हैं। लिटरेसी रेट भी बदला। 1982 में चाइना का लिटरेसी रेट था सिर्फ 65%, लेकिन 2022 तक ये 95% के पार चला गया। इसके मुकाबले में इंडिया का लिटरेसी रेट आज भी सिर्फ 77% के आसपास है। हेल्थ केयर स्पेंडिंग भी एक बड़ा इंडिकेटर है। 2021 में चाइना ने अपने GDP का 5.59% हेल्थ केयर सेक्टर में लगाया, जबकि इंडिया ने सिर्फ 2.96% के आसपास। एक और रेवोल्यूशनरी स्टेप था टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइज का मॉडल। इस मॉडल ने गांव-गांव में छोटी इंडस्ट्रीज को बूस्ट दिया, जिससे रूरल एरियाज भी इकोनॉमी का हिस्सा बन गए। लेकिन डेंग ने सिर्फ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स तक खुद को सीमित नहीं रखा। उनका अगला कदम था ग्लोबल मार्केट के लिए
चाइना के दरवाजे खोलना, लेकिन डेंग जानते थे कि पूरा देश एक साथ ग्लोबल इन्वेस्टर के लिए खोलना रिस्की होगा। इसीलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट का सोचा। छोटी जगह पर मॉडल टेस्ट करो, अगर काम करे तो पूरे देश में फैलाओ। और ये एक्सपेरिमेंट बना शेंजन, एक छोटा सा फिशिंग विलेज जहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर था ना कोई कंपनी। 1980 में डेंग ने इसे चाइना का पहला SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया। इस शहर में अलग रूल्स रखे गए जहाँ फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती थी, टैक्सेस कम थे, लैंड लीज आसान थी और लेबर लॉज फ्लेक्सिबल थे। शेंजन ने सबको हैरान कर दिया। पहले फोन फैक्ट्री बनी, फिर टीवी, टॉयज और देखते ही देखते शहर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बन गया। 1980 में शेंजन की GDP सिर्फ 10 करोड़ रुपीस के आसपास थी। आज शेंजन की GDP 4 लाख करोड़ से ज्यादा है और ये शहर एप्पल, नाइकी, फॉक्सकॉन जैसे जायंट्स का बेस बन चुका है। बाद में इसी मॉडल को और शहरों में रेप्लिकेट किया गया, जैसे जुआई, ज़ेमन, शांताओ, शंघाई और टियानजिन। चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को लो कॉस्ट लेबर, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और पॉलिसी क्लैरिटी दी और बदले में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर कर लिया। डेंग का ये विजन सिर्फ एक इकोनॉमी पॉलिसी नहीं था, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन था जिसमें लोगों को सिखाया गया कि मेहनत करो, पैसा कमाओ और अपने सपने सच करो। चाइना की सक्सेस कहानी सिर्फ एक विजन या एक लीडर की बात नहीं थी, वो एक लॉन्ग टर्म प्लान और लगातार रिफॉर्म्स का नतीजा था जो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट किए गए, टेस्ट किए गए और स्केल किए गए। डेंग जियाओपिंग ने यह समझा कि अगर किसी देश को पॉवर्टी से बाहर निकालना है तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एजुकेशन तीनों को एक साथ ट्रांसफॉर्म करना होगा। इंडिया ने भी 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू की और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखा। नई इंडस्ट्रीज आए, IT सेक्टर की तेजी से ग्रोथ की और एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज में इम्प्रूवमेंट हुआ। लेकिन जहां चाइना ने अपने रिफॉर्म्स में कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म फोकस रखा, वहीं इंडिया में कई बार पॉलिसी ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में समय लग गया। स्टेट का अपना मॉडल था, इम्प्लीमेंटेशन स्पीड भी अलग थी। ये नेचुरल भी है क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स और फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है। इंडिया के पास टैलेंट भी है, मार्केट भी है और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी। अगर हम इस विजन के साथ रिफॉर्म्स को ग्राउंड लेवल तक ले जाएं, तो अगले 20 सालों में इंडिया भी एक ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप में अपना एक डिस्टिंक्ट रोल बना सकता है।